हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डाइव करने जा रहे हैं इंडिया के एक ऐसे लैंडमार्क कॉन्स्टिट्यूशनल केस में जिसने कह सकते हैं कि हमारी पूरी जुडिशल सिस्टम की नींव को आजमाया था। केस का नाम है एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये सिर्फ एक केस नहीं था, ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसने आखिरकार ये तय किया कि गवर्नमेंट की पावर्स पर आखिरी चेक, आखिरी लगाम आखिर किसकी होगी। तो चलिए इस हिस्टोरिक केस की गहराइयों को समझते हैं। तो पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो इस एक सिंपल से सवाल में छिपा है। क्या पार्लियामेंट यानी हमारी संसद एक नया कानून बनाकर हाई कोर्ट से उनकी शक्तियां, उनकी पावर्स छीन सकती है? जरा सोचिए, अगर किसी सरकारी डिसीजन से आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो आखिर आप इंसाफ के लिए कहां जाएंगे? बस इसी एक सवाल ने इस पूरे लीगल बैटल की फाउंडेशन रखी थी। इस पूरी स्टोरी में दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ है हमारे हाई कोर्ट्स, जिनको हम अपने राइट्स का गार्डियन मानते हैं, जिनका ज्यूरिसडिक्शन, जिनका दायरा बहुत बड़ा है। और दूसरी तरफ है ट्रिब्यूनल्स। इन्हें एक खास मकसद से बनाया गया था कि स्पेसिफिक केसेस को जल्दी, मतलब स्पीडी डिस्पोजल हो और एक्सपर्टीज के साथ सॉल्व किया जा सके। ये क्वाजी जुडिशियल बॉडीज हैं, मतलब ये कोर्ट की तरह काम तो करते हैं, बट दे आर नॉट एग्जैक्टली कोर्ट्स। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन यहीं से एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत हुई। तो प्रॉब्लम आखिर शुरू हुई कहां से? आते हैं अपने सेक्शन 1 पर, द बाईपास्ड हाई कोर्ट। यहां हम देखेंगे कि कैसे एक नियत जो अ सॉर्ट ऑफ फास्ट जस्टिस देने की थी, उसने एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम खड़ी कर दी। ये टाइमलाइन पूरी पिक्चर क्लियर कर देती है। देखिए, 1976 में फेमस 42nd अमेंडमेंट के जरिए कॉन्स्टिट्यूशन में दो नए आर्टिकल्स 323A और 323B जोड़कर ट्रिब्यूनल्स की नींव रखी गई। फिर 1985 में एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट आया, जिसने सरकारी एम्प्लॉयज से जुड़े सर्विस मैटर्स को हैंडल करने की पावर सीधे इन ट्रिब्यूनल्स को दे दी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि इन मामलों में हाईकोर्ट जाने का रास्ता, यानी आर्टिकल 226 के अंडर जो पावर है, उसे एक्सक्लूड कर दिया गया। बेसिकली वो रास्ता बंद हो गया। एक तरह से एक पैरेलल जस्टिस सिस्टम खड़ा हो रहा था। और इसी बंद दरवाजे का सामना किया एल चंद्र कुमार ने। वो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। उनका केस सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल यानी कैट ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया। जब वो इंसाफ की उम्मीद में हाई कोर्ट पहुंचे तो उन्हें पता चला कि वो दरवाजा तो उनके लिए बंद कर दिया गया है। और बस यहीं से एक आम आदमी की लड़ाई पूरे देश की एक अहम कानूनी जंग बन गई। अब ये मामला एल चंद्र कुमार का पर्सनल केस नहीं रह गया था। इसने इंडिया को एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्रॉस रोड्स पर लाकर खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के सामने अब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक प्रिंसिपल्स से जुड़े कुछ बेहद क्रिटिकल, बेहद अहम सवाल थे। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजेस के बेंच को इन बड़े सवालों का जवाब देना था। क्या हाई कोर्ट के जुरिसडिक्शन को एक्सक्लूड किया जा सकता है? क्या ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट्स का सब्स्टिट्यूट बन सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्राइब्यूनल्स ये डिसाइड करने के लिए कॉम्पिटेंट हैं कि पार्लियामेंट का बनाया कोई कानून कॉन्स्टिट्यूशनल है या नहीं? इन सभी जवाबों पर हर इंडियन सिटीजन के फंडामेंटल राइट्स का फ्यूचर डिपेंड कर रहा था। कोर्ट में आमने सामने दो जबरदस्त दलीलें थी। पिटिशनर्स की तरफ से कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, उसे कोई हटा ही नहीं सकता। गवर्नमेंट का आर्ग्यूमेंट था कि देखिए, ट्रिब्यूनल से काम में एफिशिएंसी आती है, एक्सपर्टीज मिलती है, और आखिर में इंसाफ के लिए सबसे बड़ा दरवाजा यानी आर्टिकल 136 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील का रास्ता तो खुला ही है। तो ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल्स और एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी के बीच एक आमने सामने की टक्कर थी। और अब आते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, द सुप्रीम कोर्ट्स वर्डिक्ट। एक ऐसा फैसला जिसने इंडिया के जुडिशियल लैंडस्केप में पावर बैलेंस को हमेशा के लिए रीडिफाइन कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब इस एक जबरदस्त लाइन में आ गया। कोर्ट ने कहा, जुडिशियल रिव्यू की पावर जो हाई कोर्ट्स को आर्टिकल 226 और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंडर दी गई है, वो कॉन्स्टिट्यूशन का एक इंटेग्रल और एसेंशियल फीचर है। इट फॉर्म्स पार्ट ऑफ इट्स बेसिक स्ट्रक्चर। साफ शब्दों में कोर्ट ने कह दिया कि ये पावर नॉन नेगोशिएबल है, पार्लियामेंट भी इससे छीन नहीं सकती, पीरियड। तो ये जुडिशियल रिव्यू आखिर है क्या चीज? चलिए बिल्कुल आसान शब्दों में समझते हैं। ये हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट की वो सुपर पावर है जिससे वो गवर्नमेंट के बनाए कानूनों को, यानी लेजिस्लेटिव एक्शंस, और उनके लिए गए फैसलों को, यानी एग्जीक्यूटिव एक्शंस, एग्जामिन कर सकते हैं। क्यों? ये देखने के लिए कि कहीं वो कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। ये डेमोक्रेसी में एक फंडामेंटल चेक इन बैलेंस का काम करता है। कोर्ट ने एक और ब्रिलियंट बात कही,
उन्होंने कहा कि ट्राइब्यूनल्स का मकसद हाई कोर्ट्स को सप्लीमेंट करना है, सप्लांट करना नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ट्राइब्यूनल्स हाई कोर्ट्स की जगह लेने के लिए नहीं बनाए गए हैं, बल्कि उनकी हेल्प करने के लिए बनाए गए हैं। सोचो, जैसे एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक मेन सुपरवाइजिंग डॉक्टर को असिस्ट करता है, उसे रिप्लेस नहीं करता, वैसे ही हाई कोर्ट ही सुपरवाइजिंग अथॉरिटी है। तो फाइनल जजमेंट को 4 आसान स्टेप्स में ब्रेक डाउन करते हैं। नंबर 1, ट्रिब्यूनल्स बनाना कॉन्स्टिट्यूशनल है, पार्लियामेंट बिल्कुल बना सकती है। नंबर 2, लेकिन कानून का वो हिस्सा, वो क्लॉज जो हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन को एक्सक्लूड करता है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, उसे कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया। नंबर 3, आज से ट्रिब्यूनल के हर फैसले के खिलाफ पहली अपील हाई कोर्ट की एक डिवीजन बेंच में होगी। और नंबर 4, हाई कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर अंडर आर्टिकल 226 एंड 227 को पूरी तरह रिस्टोर और प्रोटेक्ट किया गया। द जजमेंट वॉज क्रिस्टल क्लियर। अब बात करते हैं इस केस की लेगेसी की, इसकी विरासत की। आखिर 1997 में दिया गया ये फैसला आज भी इतना इंपॉर्टेंट, इतना रेलेवेंट क्यों है? तो इस केस से हमें क्या सीखने को मिलता है? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, जिसे कभी हटाया नहीं जा सकता। दूसरा, ट्रिब्यूनल्स अब एक सॉर्ट ऑफ फर्स्ट लेवल के कोर्ट्स की तरह काम करेंगे, लेकिन हमेशा हाई कोर्ट की सुपरविजन में। तीसरी बात, ट्रिब्यूनल से अपील अब सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं, पहले हाई कोर्ट जाएगी। इस केस ने हाई कोर्ट्स को हमारे फंडामेंटल राइट्स के प्राइमरी गार्डियन के रूप में और भी ज्यादा मजबूत किया। और शायद सबसे बड़ा लेसन ये है कि एफिशिएंसी यानी काम में तेजी लाना जरूरी है, लेकिन उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस की बलि नहीं दी जा सकती। और अब एक सवाल आप सबके लिए, आज जब हम फास्टर जस्टिस पाने की कोशिश में लगे हैं, आपके हिसाब से हमारे देश के लिए वो कौन से चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं? अपने विचार, अपने आइडियाज नीचे कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। इस एनालिसिस में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।